हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की जो प्रश्नावली 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको उदाहरण भी मैं पूरे सारे सॉल्व करवा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, क्या बोल रखा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140 का हम करते हैं गुणनखंड। ओके, तो देखिए बाबू, इकाई के स्थान पर 0 है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जब 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो 2 से विभाजित होती है। 0 है, 2 से कटेगा, काटो। 2 सत्ते 14, पीछे से लग गया 0, फिर 2 से कटेगा। 2 3 6, 1 बचा, पीछे से 0 आ गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हम 140 का जो गुणनखंड है वो कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है बाबू? 2 बार। 2 बार तो पावर में 2 लिख दोगे। फिर यहाँ पर 5 एक ही बार है। घात में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 7 भी एक ही बार है। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 140 है ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या बाबू? एक भाज्य संख्या है। ठीक, ये जो 2 से 5 से 7 से विभाजित हो जाती है। और ये जो संख्या है 2 5 7, ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ खुद से और एक से कटती है। ठीक है, तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। यह है 156। इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। करते हैं। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 6 आ गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 बचा, अब पीछे से 8 है, 18 हो गया, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। ठीक है, तो हम 156 का गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है बाबू? 2 बार। फिर 3 है 1 बार और 13 है 1 बार। तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3825, इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 होने पर 5 से कट जाता है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 3 बचा, पीछे से 2 आ गया, 32 हो गया। 5 छंग 30, 2 बच गया, पीछे से 5 आ गया, 25 हो गया। 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 2 बचा, 26 हो गया। 5 बचे 25, 1 बचा, 5 तिया 15, इससे कटेगा 3 से। 3 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 2 बच गया, 1 आ गया, 21 हो गया। 3 सत्ते 21 और फिर आ जाएगा 17 एकम 17। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणनखंड करते रहना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? 3825 का जो गुणनखंड होगा, 5 कितनी बार है बाबू? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 17 कितनी बार है? 1 बार। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5005 है। 5005 है, इसका करना है। तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। 7 से कटेगा। 7 एकम 7, ठीक है। 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बच गया, 21 हो गया। 7 तिया 21। 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचा, पीछे से 3 आ गया, 33 हो गया। 11 तिया 33 और 13 एकम 13। ठीक है, तो मैं 5005 का जो गुणनखंड है उसको लिख सकता हूँ। 5 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार है और 11 एक बार है। ये आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका ये जो 5वां पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7429 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है।
शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7429 करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा? किसी सम संख्या से तो कटेगा नहीं, किसी विषम संख्या से ही कटेगा। जब 3 से 5 से देखोगे, ट्राई करोगे, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि एक स्थान पर 5 या 0 नहीं है। तो जब ट्राई करते हुए जाओगे तो 17 पे बात पहुंचेगी, 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 17 कम 17 34 37 21 17 चौको 68, 17 चौको 68। तो 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितनी बार गया? 4 बार गया। 6 बचेगा और पीछे से ये 2 आ गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं? 17 चौको 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, पीछे से 2 आ गया। ठीक है, 17 तिया 51, अच्छा 17 तिया 51, देखो 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा और 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। हाँ, 11 बचेगा। अब पीछे से 9 आ जाएगा तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 पूरा पूरा चला गया। 17 से कटा, अब ये किससे कटेगा? 19 से कटेगा। ट्राई करके देखो, 19 का 19 दूनी 38, 19 57। ठीक है, तो 19 दूनी 38 घटा देंगे तो 2 बार गया, कितना बचा? 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा और पीछे से आ गया 7, 19 तिया 57। ठीक है, 23 और 23 एकम 23, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7429 को मैं लिख सकता हूँ 17 एक बार है, 19 एक बार है और 23 एक बार है। ये आ जाएगा हमारा गुणनखंड अभाज्य। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें एक नियम होगा। नियम क्या है? देखो, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, ये ध्यान रखिए। HCF का मतलब क्या होता है बाबू? मौशा, हिंदी में कहते हैं मौशा, और LCM को हिंदी में क्या कहते हैं? लौशा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। यहाँ पर 26 लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं हम 51। करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। ठीक, 7 पे आ जाओगे, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक है, फिर आ जाएगा ये 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड करो तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है और 13 एक बार है। 91 को मैं लिख सकता हूँ, देखो समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 7 आ गया बाबू और यहाँ से 13, 13 के नीचे मैंने 13 लिखा। अब आपको क्या देखना है, क्योंकि हमें 2 ही संख्या दे रखी है, एक 26 और एक 91। तो आपको क्या देखना है? वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या देखो बाबू? 13 है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम HCF की, मौशा पर। ठीक है, HCF क्या होता है? जो दोनों में होगा उसको ही लेना है ओनली, और किसी को नहीं लेना है। 13 दोनों में, 13 ले लेंगे और जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। 13 की न्यूनतम घात क्या है? कुछ नहीं, तो एक ही है, एक। उत्तर क्या आ जाएगा? 13 को एक ही बार लिखना है, 13 आ जाएगा। अब आ जाओ LCM लौशा में, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी है। इसमें लेते हैं न्यूनतम और इसमें लेते हैं अधिकतम। तो 13 की अधिकतम घात क्या है? 13 ही है, मतलब 13 की अधिकतम घात एक ही है, 13 ही है। और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 बच गया और 7 बच गया, उनको गुणे में डाल देते हैं LCM में। तो ये 13 हो गया और ये 7 दूनी 14 हो गया। गुणा करो, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13, 13 और 5 कितना होता है? 18 होता है। तो ये 182 आ गया। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से
लॉशा और मौशा, एचसीएफ और एलसीएम बड़े आराम से निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमें जांच करनी है, चेक करना है। ठीक है, जांच का कैसे लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे संख्याओं का गुणनफल। और ये जो जांच है, ये जो नियम है, ये सिर्फ दो संख्या के लिए ही होता है। ठीक है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो बाबू पहली संख्या हमारे पास है 26 और दूसरी संख्या हमारे पास है 91। ओके, और एचसीएफ जस्ट हमने निकाला है 13 और एलसीएम हमारे पास है 182। अगर आपका उत्तर सही है तो ये जांच इधर गुणा करने पे जो आएगा उधर गुणा करने पे वही आना चाहिए। अगर जांच संतुष्ट हो रही है, जांच दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। चलिए गुणा करते हैं भाई। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 26 गुणा 91, करके दिखाता हूँ आपके आंखों के सामने। एक छक्का 6, एक दूनी 2। ठीक है, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 होता है 23। ये आ गया 6, 4 2 6, 3 2। ठीक है, सही किया ना मैंने, 2 3 2 3 6 6। अब यहाँ गुणा करके देखते हैं, यहाँ पर है 182 गुणा 13, करके देखो। 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5। ठीक है, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 कम 1, 6 6, 8 और 5 13, 23 23, 6 6 आ गया दोनों तरफ बराबर, आ गया दोनों तरफ बराबर, यानी कि आपका उत्तर सही है। तो यहाँ लिखो दोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और आपका जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, अतः अतः हमारा उत्तर बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर हो तो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आना ही है, निश्चित है। एचसीएफ एलसीएम का ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। फर्स्ट पार्ट इज डन, नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92 का हमें निकालना है। निकालते हैं। 510 में यहाँ लिखता हूँ और 92 में यहाँ लिखता हूँ, और इनका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। करो, तो ये कटेगा 5 से, 5 कम 5, ठीक है, 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, और 3 एक कम 3, 2 बजा, 3 से 21, और ये आ जाएगा 17 एक कम 17। फिर आ जाओगे 92 का करोगे गुणनखंड, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 23 एक कम 23, 2 चौको 8, ठीक है। ओके, अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो बाबू, 510 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, और फिर 17 है 1 बार। यहाँ पे आ जाओ 92 में, 2 कितनी बार है, 2 बार, और 23 है 1 बार। ठीक, अब आपको देखना है जो संख्या दोनों में वो चूज करोगे। 2 दोनों में है, 2 हमारा दोनों में है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखो, अब हमें निकालना है पहले HCF, जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात कुछ नहीं है, 2 1 है, 2 एक ही बार लिखनी है। फिर आ जाते हैं LCM में, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात क्या है बाबू, 2 है, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो, 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, 15, 2 दूनी 4, 3 बचे 15 गुणे 17, तो 15 चौको 60, 60 गुणा 17। ठीक है, 6 से गुणा कर दो, 6 सत्ते
छः सत्ते 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 17 छंग 102, पीछे से लग गया 0, 1020 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1020। सही है ना? कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे? अरे यार ये 23 छूट गया। देखो 3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 17 लिख दिया, 23 छूट गया। आपको पता है मेरे सामने ना बहुत सारी लाइट जल रही है और लाइट का रिफ्लेक्शन इन पे आता है ना, तो जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाइट से वाइट रिफ्लेक्ट होकर दिखता भी नहीं है। आपको सारी आप गलती क्यों कर रहे हो? तो ये हमसे मिस्टेक हो जाती है, चाहते नहीं है कि मिस्टेक हो, बट ये लाइट इतनी सारी जली पड़ी है ना, ये मिस्टेक ना चाहते भी हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ गुणे में क्या लिख दोगे? 23 लिख देंगे। सब कुछ सही है, बस गुणे में और 23 लिख दो। ये 23 हमारा छोटा बड़ा था। अब ये जो भी आया उसको और 23 से हमें क्या करना है बाबू? गुणा कर देना है। ठीक है, तो 23 दूनी, गुणा करेंगे यहाँ पर, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 आ जाएगा, 23 से कम 23, पीछे से 0, ये आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या आ जाएगा बाबू? एलसीएम। और ये हमारा क्या है बाबू? एचसीएफ। अब जांच करके भी देखते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, जांच। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो अपनी गलतियों को एडिटिंग करके छुपा दे। मैं अगर कुछ गलती कर भी रहा हूँ, मिस्टेक कर भी रहा हूँ, तो उनको मैं दिखाता हूँ कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, या मैं रोबोट थोड़ी ना हूँ जो मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैं भी इंसान हूँ, है ना? तो जांच क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम की। अब हम मानों को रखेंगे यहाँ पर। पहली संख्या हमारी पास है 510 और दूसरी संख्या हमारे पास है 92। HCF हमारे पास आया है 2, एलसीएम हमारे पास आया था 2346, 2346 0। अब हमें गुणा करनी है, गुणा करते हैं। 51 को गुणा करना है 92 से और फिर पीछे 0 बढ़ा देंगे। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 9 1 कम 9, 9 पंजे 9 पंजे 45, ये 2 9 6 4 और ये पीछे से लग गया 0। तो गुणा करने पे हमको मिला है 46920। 2 से गुणा करो, 2 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 3 6, 2 3 4। दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं है? है बराबर दोनों तरफ। इधर जितना है इधर भी उतना ही है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये जो हमारा एलसीएम है, ये जो हमारा एचसीएफ है, वो बिल्कुल सही है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है 336 और उसके बाद है 54। ठीक है, सो देखिए गुणनखंड करते हैं इसका। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर कटेगा 2 से, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 8, 1 बचा और ये 6 आ गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 1 कम 7। फिर इसका करते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, पीछे से 4 आ गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। ठीक, तो मैं 336 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो बाबू, 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 है हमारा 4 बार। ठीक, 3 कितनी बार है? 3 एक ही बार है। ओके, 7 कितनी बार है? 7 एक ही बार है। अब इसमें आ जाओ 54 में। 2 कितनी बार है? 2 एक ही बार है। 3 3 बार है। 3 3 बार है। ठीक है, अब आपको ढूंढना है जो दोनों में है। 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में। 2 भी दोनों में और 3 भी दोनों में। तो हमारा HCF क्या होगा बाबू? जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1 है, गुणा, अगली संख्या लिखोगे तो गुणा डालना है।
तीन की न्यूनतम घात क्या है? एक। दो एक बार, तीन भी एक बार, दो तीन छः आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? छः। अब आ जाओ एलसीएम में, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, दो की अधिकतम घात चार है, तीन की अधिकतम घात तीन है, और जो बच गया उसको गुणा में डाल दो। दो को चार बार गुणा करोगे, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, 16 आ जाएगा। और तीन तिया नौ, तिया 27, तीन को तीन बार गुणा करना है, 27 आ जाएगा। और गुणे में क्या बाबू? 7 है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? 27 को 7 से गुणा करना है। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 18, 189 आ जाएगा। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, अब उसको फिर 16 से गुणा करना है। करते हैं गुणा 16 से। 6 नम 54, हासिल लगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5, ठीक है 53 हो जाएगा। 53 का 3, हासिल लगेगा 5, और 6 कम 6 और 5 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक नम्मा 9, एक अट्ठे 8, एक कम 1 4, ये हो जाएगा 12, हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगेगा 2 और 1 3, 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 3024। ये हमें हमारा मिल जाएगा एलसीएम। ठीक, अब हमें जांच करनी है, जांच करके देखते हैं। जांच में क्या आ जाएगा? देखो, जांच क्या होती है? दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम के। ठीक है, दो संख्या हमारी पास क्या है? एक तो है 336, दूसरी हमारी है 54। ठीक, और जो HCF हमने निकाला है वो निकाला है 6, और एलसीएम हमारा आया है 3024। आशा करता हूँ ये सब सही है। सही गलत का पता चलेगा गुणा करने पर। ठीक है, 54 से हम गुणा करते हैं। 5 छंग 30, हासिल लगा 3, अरे यार 5 कैसे बोल दे रहा हूँ, 6 चौको 24। ठीक है, 6 चौको 24, हासिल लगा 2, और 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 18 144, 18 144। ठीक है, गुणा करते हैं। 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल लगा 1, और 6 तिया 18। आ गया दोनों तरफ बराबर। 18 144 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जांच संतुष्ट है। आशा करता हूँ कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, वीडियो को दोबारा देख लेंगे और आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो, जो नियम 2 के लिए है वही नियम 3 के लिए है। यहाँ पर 3 संख्या वाला दे रखा है। अब आज जो गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। लेकिन इस प्रश्न में ना दोनों तरफ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर लॉशपा गुणा मौशपा वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो नियम सिर्फ 2 संख्या के लिए होता है। यहाँ पर 3 संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आप खुद से पूछ सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो, बट आपने पूछा नहीं होगा, मुझे पता है कि ये जो उभयनिष्ठ निकल रहा है, अगर सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दोनों संख्या में कुछ उभयनिष्ठ ही ना आए, इसका कुछ अलग गुणनखंड हो, इसका कुछ अलग गुणनखंड हो, तब HCF और LCM कैसे निकलेगा? अगर कुछ उभयनिष्ठ ही ना हो, देखो दोनों में अगर कुछ उभयनिष्ठ ना मिले तो उस स्थिति में HCF 1 होता है। अभी मैं लिख लो नोट करके, अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो HCF 1 होता है। देख लिया। उसके साथ साथ ये भी लिखो कि उस स्थिति में जो LCM होगा, कैसे निकलेगा LCM? जो संख्या आपको दे रखी होगी, LCM निकालने के लिए उन्हीं संख्या को आपस में क्या करना होगा? गुणा कर देना होगा।
ठीक है, लिख लिया। अभी ऐसे प्रश्न हम करेंगे भी थोड़ा खुद से बनाकर। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, कक्षा 10 की गणित करा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन झांक के देख लेना, प्लेलिस्ट झांक के देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा ना। तो 3 संख्याएं, नियम 2 के लिए जो था 3 के लिए भी वही है, 12, 15, 21। गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 15 पे आ जाओ। 3 ही बचे 15, 5 एकम 5, 21 पे आ जाओ। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब आज गुणनखंड लिखेंगे इसका, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है बाबू, 2 2 बार है, 3 1 बार है। 15 पे आ जाओ, 3 एक ही बार है और 5 एक बार है। 21 3 एक बार है। जो संख्या मिल रही है समान संख्या के लिए समान संख्या रखना तो बेहतर है, और ये 7 है। ठीक, अब आपको वो संख्या देखनी है जो तीनों में है। 3 संख्या दे रखे हैं तीनों में, अगर 4 दिया हो तो चारों में देखना है। ठीक है, तो 3 संख्या में तीनों में क्या है, तो तीनों में बस 3 ही है, तीनों में बस 3 ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। नियम वही है जो तीनों में, बस आपको वही देखना है। HCF में तीनों में 3 है और 3 की न्यूनतम घात देखनी है। 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, HCF 3 ही आ जाएगा। अब बात करेंगे LCM की। LCM में क्या है, जो तीनों में है, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात क्या है बाबू, 1 ही है। और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 की पावर 2 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, 7 तियां 21, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 5 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से लग गया 0। तो जो LCM होगा वो होगा 420 और जो हमारा HCF होगा वो होगा 3। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार जानदार मस्त क्वेश्चन है। 17, 23, 29, ये संख्या क्या है बाबू, ये है अभाज्य संख्या। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। 17 17 कम 17 1 को भागा चला जाएगा 17 में। लेकिन 23 भी वही है, 23 से कटेगा और 1 से कटेगा। 29 भी 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है, HCF जो होता है वो 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी अभाज्य संख्या क्यों ना हो, HCF 1 ही होगा। और उनका LCM क्या होता है, जो संख्या दी गई है उनको बस गुणा कर दो। 17, 23 और 29, इन तीनों के आपस में गुणा कर दो, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तीनों के आपस में गुणा करनी है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो देखो लॉजिक वही है, जब जब HCF 1 आएगा तब तब जो संख्या आपको दी गई है उनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना, तो आपको आपका LCM मिल जाएगा। ठीक है, HCF 1 आने पर LCM उन संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। दिमाग में इन सब चीजों को डालिए। ठीक है, तो प्लीज इन तीनों को आपस में गुणा कीजिए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप सही कमेंट करते हो या गलत कमेंट भी करते हो तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको हार्ट जरूर दूंगा आपके रिप्लाई में। ठीक है, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। अगले वाले में आ जाओ। देखो ये जो संख्या है 8 9 25, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। 8 2 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, 5 5 25 5 से कट जाता है। अगर कोई संख्या किसी से विभाजित हो जाती है खुद के और 1 के अलावा, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है ना। तो देखोगे 8 का अगर मैं गुणनखंड करूं, करके दिखाता हूँ। 2 चुक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 का मैं गुणनखंड अगर करूं तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3। और अगर मैं 25 का गुणनखंड करूं
तो क्या आ जाएगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, है कि नहीं। सो देखिए बाबू, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार। 9 को लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार। और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार है, 2 बार। इन तीनों में कौन सी संख्या है जो तीनों में है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी उपनिष्ठ ना हो तो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 को अब दिखाते कैसे हैं, ऐसे गुणा में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तीनों में क्या है बाबू, 1 है। तो इस हिसाब से एचसीएफ 1 बोला जाता है। एचसीएफ क्या होगा मेरा, 1 होगा। और जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो जो संख्या आपको दी गई है। जब जब एचसीएफ 1 होता है तब तब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्या हमें दी गई है उनको गुणे में डाल दो। 25 गुणा 8 200, गुणे में है 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0। तो हमें हमारा जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 1800। ठीक, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बहुत शानदार आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग हर साल हर बार आ जाता है। कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, सो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो एचसीएफ है 306 657 का वो 9 है। जो एलसीएम है इसका 306 और 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। फिर आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम भैया, जानो ना जानो देखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या जानते हैं कि संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये आप जानते हैं, ये मैंने अभी जस्ट आपको लिखवाया था। तो ये एक तरीके का सूत्र है, इसे आप डब्बे में बंद कर लीजिए। अब हम मानों को रखेंगे। तो पहली संख्या हमारी है 306, दूसरी संख्या हमारी है 657। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास है 9 और हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये 9 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में आ जाएगा। काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बचा, पीछे से 6 आगे 36 हो गया, 9 चौको 36। हमें गुणा करना है 34 से 657 में, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 657 और यहाँ आ जाएगा 34, गुणा कीजिए तो 7 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 4 छंग 24 और 2 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1 और 3 बचे और 3 छंग 18 और 1 19। तो ये आ जाएगा 8 3, सही किया ना गुणा हमने, 34 657 है ना, गुणा सही हो आशा करके। ठीक है, तो 3 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, से लगा 1, 10 तो 12, से लगा 1, 22 33 8। आंसर क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, तो ये हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक्चुअली ये वर्ड मैं बहुत बोलता हूँ ना, आजकल तो बच्चे भी कमेंट सेक्शन में बोलने लगे कि सर का एक फेमस डायलॉग है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। तो भाई मेरा कर्तव्य है आप लोगों से पूछना कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर होगी तो बताओगे ना, जैसे डॉक्टर आके पूछते हैं ना मरीजों से कि भाई कोई क्या परेशानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही आप लोग मेरे लिए, मेरे भाई हो, बंधु हो, तो आप लोग कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये मेरा जानना कर्तव्य है कि नहीं। तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो कोई डाउट दिक्कत परेशानी होने मैं कभी दूंगा नहीं आपको। ये
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में, कभी 2 नंबर में देता है, कभी 4 नंबर में देता है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपसे बोला गया है। यानी कि इसका मतलब समझिए कि अगर आपके पास एक संख्या है 6 की पावर n, n क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि n की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, 1000 रखो, 32 रखो, कोई करोड़ रख दो, कुछ भी रख दो, मतलब उतनी बार गुणा करो, तो क्या कभी ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? क्या एक स्थान पर कभी 0 आएगा? ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो लिखिए आराम से। यदि संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है जी। सो देखिए ये चीज, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है 6 की पावर n, 10 की पावर n, 4 की पावर, कुछ भी दे सकता है, अगर आप उसका गुणनखंड करते हो तो कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 का होना अनिवार्य है। 1 से ज्यादा बार होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना ही चाहिए। हमें दे रखा है 6, गुणनखंड करते हैं 6 का, करेंगे 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 तो आ गया, 5 कहाँ है? 5 है ही नहीं, तो जब है नहीं तो मना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, होगा तो हाँ बोल देंगे, रूप नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना इसका आप ट्राई करना घर से, इसका आप ट्राई करना। ये 10 की पावर n, देखना ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणनखंड करोगे 2 गुणा 5 आएगा, 2 भी है 5 भी है, तो ये वाला समाप्त हो जाएगा। 10 की पावर n, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये जो व्याख्या कीजिए, ये जो संख्या और ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन 1 या फिर 2 नंबर में, 2 नंबर में ज्यादा आता है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, भाज्य संख्या दिखानी है। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य क्या होता है? जिसका सिर्फ केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको इधर लिख के बताऊं, यहाँ देखो, अगर मैं लिख के बताऊं यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, यहाँ पर लिखता हूं मैं भाज्य संख्या, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। 4 किससे कटेगा बाबू? 2 से कटेगा। 4 4 से कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3 हो गए। 6 किससे कटेगा? 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से कटेगा और 6 1 से भी कटेगा। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के केवल केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा, 3 लिखा। 2 किससे कटेगा बाबू? 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। बस इसके यही गुणनखंड, ऐसे तुम सोचो नहीं होगा, इसके यही गुणनखंड है। तो जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड उसे अभाज्य कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है उसे हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर उपयोग करना है। एग्जाम में आता है ये प्रश्न 2 नंबर में। तो देखिए पहले वाले पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, यही दे रखा है ना। तो देखो यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, 13 निकालो बाहर, निकाल दिया। यहाँ से बचा 7, यहाँ से बचा 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 सत्तर 77, 77 एकम 77 प्लस का 1, यहाँ 13। देखो संख्या और ब्रैकेट के बीच किसका संबंध होता है? गुणे का। 77 और 1 78, और किसी भी संख्या के गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ। गुणा में 1 अगर लिखोगे तो उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे 2 गुणा 1 लिखूंगा 2 ही रहेगा, 2 1 कम 2 होता है। तो ये आ गया आपका पहला गुणनखंड, प्रथम गुणनखंड। ये गया आ गया आपका द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, और ये आपको मिल गया आपका तृतीय गुणनखंड। ठीक है, ये आ गया तीसरा गुणनखंड। तो दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ आप लिखोगे चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। आंसर यही काम आपको सेकंड वाले पार्ट में भी करना है। यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5। अब यहाँ से अब जब देखोगे आप 5 उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर 5। तो 7 गुणा 6, 5 एकम 5, फिर यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 एकम 5। गुणा करेंगे 7 छंग 42, 42 एकम 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, अब 24 दूनी 48 होता है, 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 चौके 96, 96 और 4 कितना होता है? 100, प्लस में क्या है बाबू? 1। तो ब्रैकेट हटाओगे, संख्या और ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है, लग गया गुणा। यहाँ पर 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा प्रथम गुणनखंड। बस 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दो, ये आ जाएगा द्वितीय गुणनखंड, और ये आ जाएगा तृतीय गुणनखंड। ठीक है, और सेम लाइन आपको यहाँ पे चिपका देनी दोबारा, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। यही लाइन दोबारा आपको यहाँ पे लिख देना है। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे एनसीईआरटी प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पर। इसके बाद हम
सारे उदाहरण भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वन शॉट, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार झाँक के डिस्क्रिप्शन देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बाबू, हमारे पास एक ट्रैक है, ट्रैक जो है वो वृत्ताकार पथ है। हमारे पास एक पथ है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हमारा वृत्ताकार पथ है। लग रहा है? नहीं लग रहा है? और एक बनाते हैं। वृत्ताकार पथ तो थोड़ा ये हो गया हमारा वृत्ताकार पथ। ठीक है, यहाँ से दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस पथ से दोनों भाग रहे हैं, ये वृत्ताकार पथ है। तो देखो बाबू, अगर रवि है, रवि को यहाँ खड़ा कर दे और सोनिया को भी यहाँ पर खड़ा कर दे, ये रवि है और ये सोनिया, वो एक ही दिशा में भागना स्टार्ट कर दे, दोनों दोनों एक ही दिशा में भागना स्टार्ट कर दे। अब तुम खुद सोचो, तुम हो और तुम्हारा कोई दोस्त है, एक ही जगह पे खड़ा है, दोनों भाग रहे हैं एक ही जगह से, यूं यूं भाग रहा है, भागते 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 तुम दिन भर अगर भागते रहोगे तुम कई बार एक जगह मिलोगे, लेकिन लेकिन तुम सबसे पहली बार कब मिलोगे? जब तुम सबसे पहली बार मिलोगे तुम सबसे कम समय में मिलोगे। क्या मिलोगे? सबसे कम समय मिलोगे। और इसी प्रश्न का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करके लिख लीजिए। अगर ऐसे प्रश्नों में अगर सेंस आता है न्यूनतम का या कम, न्यूनतम बोले कम, तो आपको निकालना है एलसीएम। अगर बात आती है अधिकतम, सेंस आता है प्रश्न में अधिकतम, तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो इस प्रश्न में सेंस क्या आ रहा है? न्यूनतम। जो भी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिखना है कॉपी में। क्या कि जब दोनों एक ही पथ पर भागेंगे दिन भर तो वो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार जब मिलेंगे तो उनको लगेगा सबसे न्यूनतम समय, सबसे कम समय लगेगा। न्यूनतम यानी कि क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। इसका 18 मिनट और 12 मिनट का। तो हमें दिया क्या है? हमको बाबू दे रखा है क्या? सोनिया, सोनिया की जो टाइमिंग है, सोनिया की जो टाइमिंग है वो है 18 मिनट। ठीक है, और रवि की जो टाइमिंग है, रवि की जो टाइमिंग है वो है 12 मिनट। ठीक है जी, रवि की टाइमिंग 12 मिनट है प्रश्नानुसार। हमें निकालना क्या है? हिंदी में वो जो लिखने के बाद ये लिखना है प्रश्नानुसार। हमें निकालना है एलसीएम किसका? 18 और 12 का निकालना। जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। करते हैं गुणनखंड। यहाँ 18 लिखो, 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर यहाँ लिख दो बाबू 12, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक ही बार है और 3 2 बार है, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 बार है और 3 यहाँ पर भी हमारा एक ही बार है। 2 2 बार है, 3 एक ही बार है, लिख दिया। अब देखो 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात 2 है और 3 की अधिकतम घात भी 2 है। 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 को भी 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9, 4 नम 36। यानी कि रवि और सोनिया जब भागना शुरू करेंगे तो दोनों एक ही जगह पर 36 मिनट बाद दोबारा आके मिलेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नीचे लिख देना कि रवि और सोनिया पुनः 36 मिनट बाद दोबारा एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, और इसी के साथ साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ। अब आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ टाइम से वीडियोस में बेसिक्स लास्ट में बताने लग गया हूँ, जबकि मेरा ये नेचर नहीं है, मैं बेसिक्स हमेशा पहले बताता था।
उसके बाद प्रश्नों को स्टार्ट करता था। लेकिन पता नहीं अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट पता नहीं क्या हो रखा है। उनको भाई बेसिक नहीं सीखना, उनको डायरेक्ट पहले क्वेश्चन चाहिए, उनको क्वेश्चन रटना है। मैं पिछले 2 साल से बना रहा हूँ। पहले के बच्चे तो, पहले के मेरे सारे वीडियोस मिलियन में गए हैं। पहले के बच्चे पहले बेसिक देखते थे फिर क्वेश्चन करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, भैया पहले क्वेश्चन चाहिए। आप लोग भी ऐसे ही हो शायद, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ। कई टीचर तो बेसिक बताई, डायरेक्ट क्वेश्चन उनके वीडियो मिलियन में जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ भाई, मुझे भी करना ही पड़ेगा भेड़ चाल में। तो प्लीज़ बेसिक ज़रूर देखिए, चाहे आगे से देखें या पीछे से देखें, देखना ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा। अगर मैथ को आपको सीखना है, समझना है, तो बेसिक ज़रूरी है। कब तक रटते रहोगे भाई, है ना। प्रश्नों को रटने से काम नहीं चलेगा। तो भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। थोड़ा संख्या के बारे में और बता दूं। देखो बाबू, संख्या कक्षा 9 में भी आपको मैंने पढ़ाया था। संख्या वैसे हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली आपकी आती है वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है, वास्तविक संख्या। और अगली आपकी आती है काल्पनिक संख्या, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। काल्पनिक संख्या आप पढ़ोगे कक्षा 11 में, ठीक है। देखो ये दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या के भी 2 बेटे हैं, वास्तविक संख्या के भी 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है परिमेय संख्या, एक बेटे का नाम क्या है बाबू? परिमेय संख्या। और दूसरे बेटे का नाम है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और दादाजी का जो पहला बेटा है ना काल्पनिक संख्या, ये नपुंसक है, इसका कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ देना, और इसको सिलेबस से भी बाहर रखा गया है इसी वजह से। मतलब फनी में बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना। काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या क्या है? देखो बाबू, काल्पनिक संख्या क्या होती है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक प्रश्न देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है हल करो। हल करो की क्या? हल करो कि x² + 5 = 0 है। इसको हल करो। अरे आपको बोलोगे सर क्या यार, आपको ये भी नहीं आता सर। आप क्या करो कि 5 को उठा के उधर ले जाओ, ले गए माइनस का। सर आप वर्गमूल ले लो वर्गमूल। जैसे ही तुम वर्गमूल लेने जाओ, अरे भाई ये क्या है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तुम वर्गमूल निकालो, बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जब नेगेटिव आ जाता है अंडर रूट के अंदर, तो वो वहाँ पर बात आती है काल्पनिक संख्या की, इमेजिनरी नंबर्स की, जिसे हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, आई से लिखते हैं। तो काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कक्षा 11 में। चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में चौथा है, पढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी। अगर आप हमसे जुड़ गए तो हमारी जिम्मेदारी है कक्षा 11, 12, बीएससी, बीटेक, एमएससी तक साथ रहूँगा, ठीक है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ सिर्फ 10th को पढ़ाने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत से टीचर मिल जाएंगे। हम हैं हर चीज़ पढ़ाने वाले। अंक गणित की आधारभूत में अगला जो स्टेटमेंट है, अगला जो का सिलेबस का पार्ट है, जो भी मैंने एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड किया, वो इसी नियम पे चलता है। ये नियम क्या कहती है, यहाँ पे जो भी लिखा है पढ़ लेना। ये नियम कहती है कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या है, दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या है, उसको आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। सिंपल ये है प्रमेय। यहाँ पे लिखा क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम से लेना देना नहीं है, वो अद्वितीय है, ठीक है। आगे पीछे करोगे मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 15, एक भाज्य संख्या है, काटो। किससे कटेगा? 3 से, 3 बचे 15, 5 कम 5। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 3। इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके ऑर्डर से, क्रम से कोई लेना देना नहीं है। 3 और 5 आएंगे ना, कोई और संख्या तो नहीं आएगा यहाँ पर, 2 क्रम से लेना देना नहीं है। ये जो चीज़ें ये अद्वितीय है। कोई क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या है, 15 क्या बाबू? एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या। 5 और ये 3 क्या बाबू? ये है अभाज्य संख्या, ठीक। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी नियम पर हमने सारे प्रश्नों को हल किए थे। अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर।
कह रहे हैं संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। किया ना अभी थोड़ी देर पहले 6 की पावर n वाला, तो सेम क्वेश्चन है। 4 दे रखा है, 4 का गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो चलो आ गया, एक से ज़्यादा बार ही आया, अच्छी बात है। 5 का है 5 इसमें नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बड़े आराम से हो गया। अब आते हैं अगले उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण आते ही आते हैं। आप किसी भी उदाहरण को हल्के मत लेना। प्रश्नों को तो करना ही करना है, सभी प्रश्नों को, सारे उदाहरण को भी करना है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ये सारे उदाहरण बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 20, गुणनखंड करो। 2 3 6, 3 एकम 3, 20 का करेंगे 2 एकम 2, पीछे से लग गया 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो बाबू 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 एक बार है। 20 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 2 बार है और 5 एक बार है। वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है। दोनों में सिर्फ क्या है, दोनों में सिर्फ 2 ही है दोनों में। तो जो HCF होगा वो संख्या देखते हैं जो दोनों में है। दोनों में 2 है और 2 की न्यूनतम घात कुछ नहीं, 2 1 है, सिर्फ 2 आ जाएगा। LCM क्या होगा, LCM जो दोनों में उसकी अधिकतम घात 2 और जो बच के उनको गुणे में डाल दो। तो 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो LCM आ गया 60, HCF आ गया हमारा 2। इतना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, 96, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। ओके, सो देखो बाबू हल में आ जाओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 96 और 404। ठीक, तो गुणनखंड करेंगे 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम गुणनखंड कर दें। 404 पे आ जाओ, किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 101 एकम 101। 101 एक अभाज्य संख्या होती है। गुणनखंड करेंगे, कर लिया हमने। 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 है 5 बार और 3 है 1 बार। 404 में आ जाओ, 2 है 2 बार और 101 है 1 बार। वो संख्या ढूंढनी है हमें जो दोनों में हो। 2 हमारी दोनों में है। ठीक है, 2 हमारी दोनों में है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। जो संख्या दोनों में है उसको लेना है और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात 2 है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। LCM पे आ जाओ। जो संख्या दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 की अधिकतम घात क्या बाबू 5 है और जो संख्या बच गई है उनको गुणे में डाल दो। 3 बच गई, 101 बच गई। 3 की पावर 1, 3 ही लिखो। 2 को 5 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये आ जाएगा 3 से गुणा करेंगे 303। 32 तिया 96, 32 तिया 96, आंसर आ जाएगा 96 96।
9696। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस उदाहरण को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे वीडियो के आखिरी प्रश्न और आखिरी उदाहरण पर। कह रहे हैं संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमारे पास है 6, 72, 120। गुणनखंड हमें करना है, करते हैं। 2 तियां 6, 3 एकम 3, काटेंगे। हाँ, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 तियां 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 3 से कटेगा, 2 से ही काट लेते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 120 पे आ जाऊँ। 2 से कटेगा, 2 छंग 12, पीछे से 0, 2 तियां 6, पीछे से 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 3 ही बचे 15, 5 एकम 5। सिंपल। अब हमें क्या करना बाबू, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 72 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद 120 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। तो देखो कौन सी संख्या दोनों में है, तीनों में है। 2 भी तीनों में है और 3 भी तीनों में है। सबसे पहले हमें निकालना है HCF, वो संख्या लेनी है जो तीनों में है, और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात 1 ही है, 3 की न्यूनतम घात भी 1 ही है। 2 1 बार, 3 1 बार, 2 3 6। अब हम आ जाएंगे LCM पर, जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की अधिकतम घात क्या है बाबू, 3 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और क्या बच गया, 5 बच गया। 5 का गुणे में डाल दो, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियां 9, 5, 8 पंजे 40, गुणा 9, 4 नम 36, पीछे से 0। तो हमारा जो LCM आएगा वो आएगा 360, जो HCF आएगा वो आएगा 6। ठीक है, ये जो 6 सबसे छोटी संख्या है, जो 6 को 72 को और 120 को भाग देगी, और 360 वो संख्या है सबसे बड़ी से बड़ी, जिसके अंदर 6 का भागा, 72 का भागा और 120 का भागा चला जाएगा। ये इसका मतलब होता है। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पूरे यूट्यूब की ये सबसे बेस्ट वीडियो होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स अगर आपको फोड़ना है तो आप आज के आज हमसे जुड़ जाइए और निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आज से नहीं, हम पिछले 8 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं और टॉपर्स दे रहे हैं, वो भी फ्री एजुकेशन की मदद से। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेते हम आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं आपको। ठीक है, पूरे इंडिया की बेस्ट यूट्यूब चैनल में हमारा चैनल आता है। ठीक है, हालांकि थोड़ा ओल्ड हो गया, यूट्यूब हमें थोड़ा पुश नहीं दे रहा है, लेकिन हम मेहनत करेंगे और हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है आपको भी और मुझे भी, साथ में मिलकर फोड़ेंगे। जय हिंद।